की बुक है जिसका अध्याय नंबर 1 है। ये पहला चैप्टर क्या है? 18वीं सदी का भारत। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? मुग़ल साम्राज्य का पतन। महान मुग़ल साम्राज्य एक पहला क्या है? महान मुग़ल साम्राज्य करीब 2 सदियों तक अपने समय के अन्य साम्राज्यों के ईर्ष्या का विषय था, मतलब जलन का। 28वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मुग़ल साम्राज्य का पतन और विघटन हो गया। कब बोल रहे? पूर्वार्ध के दौरान, ठीक है, 18वीं शताब्दी, ठीक है। उसके बाद यानी 1825 का जो स्टार्टिंग वाला टाइम होता उसके पहले का बात किया जा रहा है। नहीं 1725 उसे बोलेंगे 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, ठीक है। मुग़ल बादशाहों ने अपनी सत्ता और महिमा खो दी थी। उनका साम्राज्य दिल्ली के इर्द गिर्द कुछ वर्ग मील तक सीमित रह गया। अंत में 1803 में दिल्ली पर ब्रिटिश फौज का कब्जा हो गया। अंत में क्या हुआ? 1803 तक दिल्ली पर ब्रिटिश फौज का कब्जा हो गया तथा प्रतापी मुग़ल साम्राज्य एक विदेशी ताकत का प्रेषण योग्यता बनकर रह गया। साम्राज्य की एकता और स्थिरता औरंगजेब के लंबे और कठोर शासन के दौरान डगमगा गई। एकता और स्थिरता कब डगमगा गई? औरंगजेब के का टाइम पीरियड पर। फिर भी उसके अनेक नुकसानदेह नीतियों के बावजूद 1707 में उसकी मौत के समय मुग़ल प्रशासन काफ़ी कुशल और मुग़ल फौज काफ़ी ताकतवर थी। लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ कि जब उसकी डेथ हो रही थी, किसकी? औरंगजेब की, तब प्रशासन जो था कुशल था और जो फौज थी वो काफ़ी ताकतवर थी। इसके अलावा देश में मुग़ल राजवंश की इज्जत भी कायम थी। औरंगजेब की मृत्यु होने पर उनके तीनों बेटे के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 65 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा। वह विद्वान, आत्मगौरव से परिपूर्ण व योग्य था। उसने समझौते और मेल मिलाप की नीति अपनाई। उसने काय की नीति अपनाई? किसने? उस तीनों जो बेटे थे उनमें संघर्ष हुआ। उसके बाद 65 वर्षीय कौन विजय हुआ? बहादुर शाह। वो विद्वान था, आत्मगौरव से परिपूर्ण और योग्य था। उसने समझौते और मेल मिलाप की नीति अपनाई। इसके बाद के सबूत बताते हैं कि औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतावादी मतलब संकुचन जो नीति थी उसने उसे कुछ बदल दिया, ठीक है। उसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुता का रुख अपनाया। उसके शासनकाल में मंदिरों को नष्ट नहीं किया, यानी औरंगजेब के टाइम पीरियड में क्या होता था? मंदिरों को नष्ट किया जाता था। लेकिन जो बहादुर शाह ने इनको ये सब चीज़ें नहीं की। आरंभ में उसने आमेर और मारवाड़ जोधपुर के राजपूत राज्यों पर पहले से अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश की। इस उद्देश्य से उसने आमेर की गद्दी पर जय सिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बिठाने की और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुग़ल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उसने आमेर और जोधपुर शहरों पर फौजी डेरा जमाने की भी कोशिश की, ठीक है। उसने क्या करा? फौजी डेरा भी जमाया, किंतु इसका कड़ा प्रतिरोध हुआ, यानी वहाँ की जनता ने क्या किया? विरोध किया। शायद इसी वजह से उसे अपनी गलत कार्रवाइयों का एहसास हुआ। उसने दोनों राज्यों में तुरंत समझौता कर लिया। वैसे समझौता उदारतापूर्ण नहीं था, मतलब उदार नहीं था। राजा ने जय सिंह और अजीत सिंह अपने राज्य को फिर से मिला लिए, ठीक है, परंतु उच्च मंसूबों मालवा और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण सूबों के सूबेदार के ओहदों की उसकी मांग नहीं मानी गई। मराठा सरदारों के प्रति उनकी नीति ऊपरी तौर पर मेल मिलाप की रही, यानी मराठा सरदारों से कैसे रहा? ऊपरी तौर पर मेल मिलाप, ठीक है। उसने दक्कन की सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दे दिया। किसे? मराठाओं को क्या कहा उसने कि आप है ना दक्कन की सरदेश मुखी, मतलब वहाँ पर जो दो होते थे, एक सरदेश मुखी और एक चौथ, तो सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दे दिया दक्कन पर। कौन वसूलेंगे? मराठा। मगर चौथ का जो अधिकार नहीं दिया, इसलिए वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। बहादुर शाह ने साहू को मराठों का विषय विधिवत राजा नहीं माना। बहादुर शाह ने क्या करा? जो साहू थे, जो शिवाजी के वंशज थे, उसमें जो साहू थे ना, उनको विधिवत राजा नहीं माना। इस प्रकार उसने मराठा राज्य के ऊपर आधिपत्य के लिए ताराबाई और साहू को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। मतलब समस्या का समाधान किया ही नहीं, उनको लड़ने के लिए आपस में छोड़ दिया। किसको? ताराबाई और साहू को। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ, साहू और मराठा सरदार असंतुष्ट रहे और दक्कन अव्यवस्था का शिकार बना रहा। जब तक मराठा सरदार आपस में और मुगल सत्ता के खिलाफ लड़ते रहे,
तब तक शांति व्यवस्था फिर से कायम नहीं हो सकी। फिर वहाँ पे शांति कायम नहीं हुई, कहाँ पर, दक्कन की बात की जा रही है। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह, यानी सिख की बात की जा रही है ना, सिखों के, गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए, परंतु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के उपरांत जो बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने पंजाब में बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। यानी जब बहादुर शाह थे मुगल के, जब तक गुरु गोविंद सिंह थे सिख समाज के, तब तक तो ठीक चला। उसके बाद जब बंदा बहादुर ने उनका नेतृत्व किया तो वहाँ पर बगावत का झंडा फहराया। बादशाह ने कड़ी कार्रवाई का फैसला किया और विद्रोहियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व खुद किया। विद्रोहियों ने जल्द ही सतलुज और यमुना के बीच लगभग सारे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। यानी जो यहाँ के लोग थे उन्होंने क्या कर लिया, वहाँ पर नियंत्रण कर लिया बहादुर शाह के खिलाफ जाकर। इस प्रकार दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में पहुँच गए। यद्यपि बादशाह लोहगढ़ तथा अन्य महत्वपूर्ण सिख केंद्रों पर कब्जा जमाने में सफल हो गया। बहादुर शाह ने क्या करा, लोहगढ़ और जो महत्वपूर्ण केंद्र थे वहाँ पर सिखों के केंद्र पर अपना कब्जा कर लिया। किसने, बहादुर शाह ने। सिखों को दबाया नहीं जा सका और फिर भी सिखों को दबाने इतना करने के बावजूद भी सिखों को दबा नहीं सके और 1712 में उन्होंने लोहगढ़ वापस ले लिया। यानी जो सिखों का लोहगढ़ था उसे वापस ले लिया गया। लोहगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने अम्बाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनाया था। ये जो लोहगढ़ किला कहाँ है, अम्बाला, ठीक है, अम्बाला के उत्तर पूर्व हिमालय के तराई क्षेत्र में। बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया। छत्रसाल क्या था, एक निष्ठावान सामंत बना रहा। बादशाह ने जाट सरदार चूड़ामन से भी दोस्ती कर ली। बादशाह ने क्या करा, जाट सरदार जो थे ना, जाटों के, उनका जो सरदार था चूड़ामन, उससे भी दोस्ती कर ली। चूड़ामन ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह का साथ दिया। ठीक है। बादशाह के शासनकाल के दौरान प्रशासन की हालत और बिगड़ी। बहादुर शाह के टाइम पीरियड में क्या हुआ, और ज़्यादा हालत खराब हो गई। बादशाह द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने तथा पदोन्नति करने में फलस्वरूप राजकीय वित्त की स्थिति पहले से और खराब हो गई। शाही खजाने में 1707 में करीब 13 करोड़ रुपए की रकम ही रह गई, ताकि उसके शासनकाल में शाही खजाने में कुछ रकम बची थी वो भी खत्म हो गई। फिर क्या हुआ, शाही खजाने में से 1707 में जब वो मरा था कौन, औरंगजेब, उसमें 13 करोड़ की रुपए ही रह गए थे, 13 करोड़ की रकम रह गई थी और जो बाकी जो बची थी वो भी खत्म हो गई। साम्राज्य जिन समस्याओं से घिरा था उनका समाधान बहादुर शाह टटोल रहा था। मतलब समाज में जो जो बुराइयां थी उनका समाधान खोजने की कोशिश कर रहा था। समय मिलता तो वह शायद ही शाही किस्मत को फिर जगा पाता, परंतु दुर्भाग्यवश क्या हुआ, 1712 में उसकी मौत हो गई। ठीक है, 1707 से लेकर क्या कब तक रहा वो, 1712। ठीक है। फिर एक बार गृह युद्ध हो गया। इस गृह युद्ध के बाद उत्तराधिकार संबंधी लड़ाइयों के दौरान मुगल राजनीति में एक नया तत्व आ गया। पहले सत्ता के लिए संघर्ष सिर्फ शहजादे के बीच होते थे तथा सामंत प्रत्याशियों को गद्दी हथियाने में मदद करते थे। मतलब पहले क्या होता था, जो वंश होते थे, उत्तराधिकार वाले वंश वाले, वो लड़ते थे और जो अधीन लोग होते थे वो उनकी हेल्प करते थे। परंतु अब क्या हो गया, जो महत्वाकांक्षी सामंतवाद थे ना, सामंती जो सत्ता के सीधे दावेदार बन गए और गद्दी हथियाने के लिए शहजादों का इस्तेमाल करते थे। वे महज कठपुतली के रूप में करने लगे। बहादुर शाह की मौत के बाद जो गृह युद्ध हुआ उसका एक कम काबिल बेटा जहांदार शाह विजयी रहा। जो जहांदार शाह था ना वो कम काबिल था, क्योंकि उसे उस समय सबसे शक्तिशाली जुल्फिकार का समर्थन प्राप्त था। जहांदार किसकी मदद से बना था, जुल्फिकार खां की मदद से शासक बना था। जहांदार जो था ना एक कमजोर अपतित शहजादा था। उसमें सद्व्यवहार, बड़प्पन, शिष्टाचार की कमी थी। उसके शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ जुल्फिकार खां के हाथों में था। जुल्फिकार क्या बन गया था, वजीर बन गया था। उसका ख्याल क्या था कि दरबार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने और साम्राज्य को बचाने के लिए ज़रूरी है राजपूत राजाओं, मराठा सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किए जाएं, हिंदू सरदारों के साथ आमतौर पर मेल मिलाप हो,
इसलिए उसने तेजी से औरंगजेब की नीतियाँ बदल दी, घृत जर्जिया को ख़त्म कर दिया। इसने क्या करा, किसने, जहांदार शाह ने जो जजिया था ना उसे ख़त्म कर दिया। आमिर के जय सिंह को मिर्ज़ा सवाई की पदवी दी। उसे मालवा का सूबेदार बना दिया। किसने बनाया, जहांदार ने। मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी और गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। जुल्फिकार ने पहले से ही भी गैर सरकारी व्यवस्था की पुष्टि कर दी, जो दक्कन में उसके सहायक दाऊद खां पन्नी ने 1711 में मराठा राजा साहू के साथ की थी। इस व्यवस्था के अनुसार मराठा शासक को दक्कन की चौथ और वहाँ के सरदेश मुक्त इस सत्र पर दे दी गई। कौन सी सत्र की, कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे। कौन करेगा, दक्कन की चौथ और सरदेश मुखी कौन करेगा, मुगल अधिकारी करेंगे। फिर मराठा अधिकारी को दे देंगे। मतलब पहले कलेक्ट कौन करेगा, मुगल करेंगे, और बाद में वो किसके पास जाएगा, मराठाओं के पास। जुल्फिकार ने चूरामन जो जाट शासक था और छत्रसाल बुंदेला के साथ मेल मिलाप किया और केवल बंदा और सिखों के प्रति दमन की तारीख की। मतलब सिर्फ सिखों के प्रति, ठीक है, क्या क्या दमन किया उनका। जहांगीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाई। ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर, ठीक है, मतलब जो पदवी दिया जाता था ना, जैसे बहुत सारे पद, उन पर रोक लगा दी गई। जुल्फिकार ने साम्राज्य की वित्तीय हालत को सुधारने की कोशिश की। उसने मनसबदारों को अधिक संख्या में फौज रखने के लिए मजबूर करने की भी कोशिश की। उसने एक गलत प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया। टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत था। उसी तरह निश्चित दर्ज पर भू राजस्व वसूलने के बदले सरकार ने इजारेदारों और बिचौलिए के साथ यह करार आरंभ कर दिया कि सरकार को एक निश्चित मुद्रा राशि दे, मगर किसानों से जितना लगान वसूल कर सके उतना करने के लिए आज़ाद छोड़ दिया। मतलब एक डिसाइड तो कर दिया कि आप इतना लोगे, लेकिन उन्हें यह भी कह दिया कि आप जितना चाहो उतना वसूल कर सकते हो, आज़ाद छोड़ दिया। इससे क्या हुआ, किसानों का उत्पीड़न हुआ। अनेक शाही सामंतों ने जुल्फिकार के विरुद्ध षड्यंत्र किया। जो शाही सामंत थे उन्होंने क्या करा, जुल्फिकार जो दूसरा सामंत था उसके ऊपर क्या करा, उसके खिलाफ षड्यंत्र किया। इससे बुरी बात यह हुई कि बादशाह ने उसे अपना विश्वास उसे पूरी तरह से नहीं दिया। मतलब विश्वास बादशाह भी नहीं करता था, भले वो उसकी मदद से बना हो। बेईमान कृपापात्र लोगों ने जुल्फिकार के खिलाफ बादशाह के कान भरे। उसने कहा उसका वजीर बहुत ही ताकतवर महत्वाकांक्षी होता जा रहा है, वह खुद बादशाह का तख्त पलट कर सकता है। कार बादशाह की हिम्मत नहीं हुई कि ताकतवर वजीर को बर्खास्त कर सके, मगर उसने गुप्त रूप से वजीर के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। स्वस्थ प्रशासन के लिए इसमें बढ़ चढ़ विध्वंसकारी कार्य कुछ नहीं हो सकता है। जहांदार शाह का ये हीन शासन जल्द ही जनवरी 1713 में आगरा में उसके भतीजे फर्रुखसिर के हाथों हार जाने से समाप्त हो गया। जो जहांदार शाह था वह फर्रुखसिर के हाथों हार गया, वो उसका भतीजा था, ठीक है। और इसके बाद किसके हाथों में आ जाएगा, फर्रुखसिर। फर्रुखसिर को अपनी जीत सैयद अली बंधु, अब्दुल्ला और हुसैन अली, सैयद बंधु में एक अब्दुल्ला खां आता और एक हुसैन अली, ये क्या कहलाते हैं, सैयद अली, बारहा के कारण मिली। अब्दुल्ला खां को वजीर का पद और हुसैन खां को मीर बख्शी का ओहदा मिला। जल्द ही राजकाल दोनों भाइयों का बोलबाला हो गया। फर्रुखसिर के शासनकाल में शासन करने की क्षमता नहीं थी। वह कायर, क्रूर, अविश्वसनीय और बेईमान था। फर्रुखसिर कैसा था, कायर, क्रूर, अविश्वसनीय और बेईमान। इसके अलावा वह नालायक, मुंह लगे लोगों और चापलूसों के असर में भी आ जाता था। ये फर्रुखसिर की फोटो दे रखी है। अपनी कमजोरी के बावजूद फर्रुखसिर सैयद बंधुओं पर बेरोक टोक काम करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वह अपनी व्यक्तिगत सत्ता कायम करना चाहता था। दूसरी ओर सैयद बंधुओं का पक्का विश्वास था कि केवल उनके हाथों में वास्तविक सत्ता आने और बादशाह के नाम मात्र के शासक होने पर ही बादशाह ठीक ढंग से चलाया जा सकता है, साम्राज्य का अपकर्षण रोका जा सकता है और उसकी अपनी स्थिति सुरक्षित रखी जा सकती है। इस तरह बादशाह, फर्रुखसिर, उसके वजीर और मीर बख्शी के बीच सत्ता के लिए एक लंबा संघर्ष प्रारंभ हो गया। यानी फर्रुखसिर और अली बंधु के बीच
क्या हो गया, संघर्ष स्टार्ट हो गया। सालों तक कीर्तन बादशाह इन दोनों भाइयों को उखाड़ फेंकने के लिए षड्यंत्र करता रहा, मगर हर बार क्या हुआ, असफल हुआ। फिर क्या हुआ, 1719 में असैयद बंधुओं ने गद्दी से उतार दिया उसे और मार डाला। उनकी जगह उन्होंने बड़ी जल्दीबाजी में 2 युवा शहजादों को गद्दी पर बिठाया जो 6 रोग से मर गए। तब सैयद अली बंधु ने 18 वर्षीय मोहम्मद शाह को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। फर्रुखसियर के तीनों उत्तराधिकारियों सैयद बंधु के हाथों की कठपुतली मारते थे। यहाँ तक कि लोगों से मिलने जुलने, घूमने फिरने की भी उनकी व्यक्तिगत आज़ादी पर नियंत्रण था। इस प्रकार 1713 में से 1720 में उखाड़ फेंके जाने से राजकीय प्रशासन सैयद बंधुओं की चलती रही। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उनका विश्वास था कि देश के राजकाज में हिंदू सरदारों सामंतों को मुसलमान सामंतों के साथ मिलकर ही हिंदुस्तान का शासन सुव्यवस्थित रूप से चल सकता है। उसने राजपूतों, मराठों, जाटों के साथ मेल मिलाकर उनका इस्तेमाल फर्रुखसियर और प्रतिबंधित सामंतों के खिलाफ करने की कोशिश की। उन्होंने फर्रुखसियर के गद्दी पर बैठते ही जजिया को तुरंत खत्म कर दिया। इसी प्रकार कई जगहों पर तीर्थयात्री कर हटा दिया गया। मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के जय सिंह, अनेक राजपूत राजाओं को प्रशासन में प्रभावशाली ओहदे देकर अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने जाट सरदार चूड़ामन के साथ दोस्ती कर ली। प्रशासन के बाद कई वर्षों में राजा साहू को शिवाजी का स्वराज और दक्कन के 6 प्रांतों के चौथ और स्वदेशमुखी का अधिकार देकर उसके साथ समझौता कर लिया। मतलब क्या किया इन्होंने, देखो, जजिया कर को समाप्त कर दिया, तीर्थ कर को भी कहीं कहीं समाप्त कर दिया। उसके बाद ओहदे जो राजकुमार जो अनेक रोजगार जैसे मारवाड़ का था, आमेर के थे, इनको ओहदे देकर अपने मिला लिया। और जाट सरदार से भी दोस्ती कर ली और साहू को भी अधिकार दे दिया कि आप सरदेशमुखी और चौथ वसूल कर सकते हैं। बदले में साहू ने उन्हें 15,000 घुड़सवारों के साथ दक्कन का समर्थन देने को तैयार हो गया। सैयद बंधु ने बगावतों को दबाने और साम्राज्य को प्रशासनिक बिखराव से बचाने के लिए जोरदार प्रयास करे। इन कार्यों में मुख्य रूप से इसलिए विफल भी हो गए। क्यों विफल हुआ? क्योंकि उन्होंने निरंतर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, झगड़ों, दरबारी षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। शासक क्षेत्रों में नियंत्रण चढ़ने वाले भीमनिश्चय ने प्रशासन के सभी स्तरों को अव्यवस्थित नहीं किया, बल्कि ठप भी कर दिया। राज्य की वित्तीय स्थिति तेजी से खराब हो गई क्योंकि जमींदारों और बगावती तत्वों ने भू राजस्व अदा करने से इनकार कर दिया। अफसरों ने राजकीय आमदनी का गमन कर लिया। इजारा व्यवस्था के प्रसार कारण केंद्रीय आय कम हो गई। फलस्वरूप अफसरों और सैनिकों की तनख्वाह नियमित रूप से नहीं दी जा सकी। फलस्वरूप सैनिकों ने अनुशासनहीनता फैल गई, यहाँ तक कि वे विद्रोह करने लगे। यद्यपि सैयद बंधु ने सभी प्रकार के सामंतों से मेल मिलाप दोस्ती करने की जोरदार कोशिश की, लेकिन निज़ामुल मुल्क और उसके पिता के रिश्ते के भाई मोहम्मद अमीर खां के नेतृत्व में सामंतों का एक शक्तिशाली गुट उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा और सामंत दोनों भाइयों की उनकी बढ़ती हुई ताकत के कारण ईर्ष्या करते थे। फर्रुखसियर की गद्दी हटाए जाने और मार दिए जाने से अनेक सामंत भयभीत हो गए। अगर बादशाह मारा जाता तो सामंतों के लिए क्या सुरक्षा है? इसके अतिरिक्त बादशाह की हत्या ने दोनों भाइयों के खिलाफ जनता में घृणा की लहर पैदा कर दी थी। उन्हें विश्वासघाती के रूप में देखने लगे, नमक हराम कहने लगे। औरंगजेब के ज़माने में अनेक सामंत भी सैयद बंधु के राजपूत और मराठा सरदारों के साथ दोस्ती और हिंदू के प्रति उदार नीति को नापसंद करते थे। इन सामंतों ने घोषणा की कि सैयद बंधु मुगल विरोधी और इस्लाम विरोधी नीति अपना रहे हैं। अंत में उन्होंने मुसलमान सामंतों में जो धर्मांध थे उन्हें सैयद बंधु के खिलाफ उखाड़ने की कोशिश की। सैयद बंधु के विरोधी सामंतों को बादशाह मोहम्मद शाह का समर्थन मिला। जो सैयद बंधु के विरोधी सामंत थे ना, उनको बहादुर शाह का समर्थन मिला। दोनों भाइयों के नियंत्रण में उन्हें मुक्त करना चाहते थे। 1720 में छोटे भाई हुसैन अली खां को धोखे से मारने में सफल हो गए। अब्दुल्ला खां मुकाबला करने की कोशिश की, मगर आगरा के पास उसे हरा दिया गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य सैयद बंधु का आधिपत्य खत्म हो गया और भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से जो जाने जाते थे, कौन? सैयद बंधु। मोहम्मद शाह का लगभग 30 साल शासनकाल था, मतलब 1719 से 1748।
शाही सत्ता में 1760 से लेकर 1720 के काल में जिस तरह से फेरबदल हुए, उस तरह से फेरबदल अब नहीं हुए। उनका शासनकाल आरंभ में लोगों के बीच मुगलों की प्रतिष्ठा और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारक थी। मुगल फौज, खासकर मुगल तोपखानों की ताकतवर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उत्तरी भारत में प्रशासन की हालत बिगड़ती हुई थी, परंतु अभी नष्ट नहीं हुआ था। मराठा सरदार अभी तक दक्षिण भारत तक सीमित थे। राजपूत राज्य मुगल वंश के प्रति वफादार बने हुए थे। अभी तक कोई भी ताकतवर व दूरदर्शी शासक अपने ऊपर आने वाले खतरों के प्रति जागरूक सामंतवादी समर्थन की स्थिति को बिगड़ने के लिए रोक सकता था। मोहम्मद शाह कालपुरुष नहीं था, दिमागी तौर पर कमजोर, ओछा और अय्याश था। राजकाज पे कोई ध्यान नहीं देता था वो। निज़ाम उल्क मुल्क जैसे काबिल वजीरदारों ने अपना पूरा समर्थन देने के बजाय भ्रष्ट और नालायक चापलूसों के क्रूर प्रभाव का शिकार बन गया तथा अपने ही मंत्रियों के खिलाफ साजिश करने लगा। यहाँ तक कि अपने कृपा पात्र दरबारियों द्वारा उगाए गए घूस का हिस्सा भी लेने लग गया था। मतलब जो राजा था वो खुद ही जो बादशाह था वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त था। बादशाह के ढुल मुलपन और शक्की मिजाज दरबार में नियंत्रण झगड़े उब कर उस समय सबसे शक्तिशाली सामंत निज़ाम मुल्क ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का फैसला किया। 1722 में वजीर बना और प्रशासन को सुधारने के लिए जोरदार प्रयास करे। अब उसने बादशाह और उसके साम्राज्य और उसके भाग्य के सहारे छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने अक्टूबर 1724 में ओहदा छोड़ दिया। उसने दक्कन में हैदराबाद रियासत की नींव डाली और दक्षिण चल पड़ा। उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। मुगल साम्राज्य का वास्तविक बिखराव यहाँ से शुरू हो गया। अब अन्य शक्तिशाली महत्वाकांक्षी सामंतों भी अर्ध स्वतंत्र रियासतें कायम करने के लिए अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल प्रारंभ कर दिया। दिल्ली के बादशाह के प्रति नाम मात्र की निष्ठा जाहिर करने वाले खानदानी नवाबों का देश अनेक भागों में बढ़ गया। उदाहरण के तौर पर बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब नवाबों के नाम से लिए जा सकते हैं। हर छोटे जमींदार, राजा और नवाबों ने बगावत आज़ादी का झंडा बुलंद किया। मराठा सरदारों ने उत्तर की ओर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने मलाया, गुजरात, बुंदेलखंड को रोन डाला। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड को रोन डाला। 1738 से 39 में नादिर शाह उत्तरी भारत के मैदानों पर आ धमका। उसने अपने साम्राज्य में घुटने टेक दिए। उसके सामने साम्राज्य ने घुटने टेक दिए। नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ। भारत अपने अपार वैभव के लिए सदा से प्रसिद्ध था। निरंतर अभियानों ने फारस को वस्तुतः दिवालिया बना दिया। अपनी भाड़े की फौज को बनाए रखने के लिए पैसों की उसे सख्त जरूरत थी। भारत को भारत से जो लूटा गया धन था, इस समस्या का एक हल हो सकता था। साथ ही मुगल साम्राज्य की प्रत्यक्ष कमजोरी इस प्रकार लूट घसोट को संभव बना दिया गया। 1738 के अंतिम दिनों में बिना किसी विरोध का सामना किए भारतीय इलाके में घुस गया। वर्षों से उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, जब तक दुश्मन ने लाहौर पर कब्जा नहीं कर लिया। तब तक खतरे की पूरी तरह महसूस नहीं किया जा सका। दिल्ली की सुरक्षा के लिए जल्दी तैयारी की जाने लगी, मगर गुटबाजी शिकार सामंतों दुश्मन को दरवाजे पर खड़ा देखकर एक सूत्र होने से इनकार कर दिया। यह सुरक्षा फौजों के सेनापति के नाम पर सहमत नहीं हो सके। फूट, अयोग्य नेतृत्व, आपसी द्वेष, परस्पर अविश्वास का परिणाम हार के सिवाय और क्या होता। दोनों फौजों के बीच 13 फरवरी 1739 को करनाल में मुकाबला हुआ। आक्रमणकारी ने मुगल फौज को जोरदार शिकस्त दी। बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और नादिर शाह दिल्ली की ओर बढ़ा। नादिर शाह ने शाही राजधानी के नागरिकों को भयंकर कत्लेआम हुक्म दिया। ऐसा उसने कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए किया था। लोभी आक्रमणकारियों ने शाही खजाने, शाही संपत्ति को हथिया लिया। उनके प्रमुख सामंतों ने नजराना वसूल कर लिया।
दिल्ली के धनी वर्ग लोगों को लूटा गया। अनुमान किया गया कि उसने कुल मिलाकर कितना 70 करोड़ रुपए का माल लूटा था। उसने अपने राज्य में 3 सालों तक बिल्कुल कोई कर नहीं लगाया। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन यानी तख्त ताऊस भी ले गया। उसने मुगल शाह को सिंधु नदी के पश्चिम के साम्राज्य के इलाके में उसे देने के लिए मजबूर किया। नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया। मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा अपूर्णीय क्षति पहुंची। मराठा सरदारों और विदेशी कंपनियों ने साम्राज्य की छुपी हुई कमजोरियों का पता लग गया। कुछ समय के लिए केंद्रीय प्रशासन पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया। आक्रमण ने शाही वित्त व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। देश के आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव डाला। कंगाल सामंतों ने किसानों से मनमाना लगान वसूलना, उन्हें पहले से अधिक उत्पीड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे वे अपनी खोई हुई दौलत वापस पा सकें। अधिक आमदनी वाले जागीरों और ऊंचे ओहदों के लिए वे पहले से अपेक्षा अधिक दुस्साहसपूर्वक आपस में लड़ने लगे। काबुल और सिंध नदी के पश्चिम के इलाकों को खोकर साम्राज्य ने एक बार फिर उत्तर पश्चिम में आक्रमणों का खतरा पैदा कर दिया। सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण पंक्ति विलुप्त हो गई। वस्तुतः यह बड़े आश्चर्य की बात है कि नादिर शाह के चले जाने के बाद लगा कि साम्राज्य अपनी कुछ शक्ति वापस आ रही है। हालांकि कारगर नियंत्रण से पहले कम क्षेत्र पर रह गया था, यानी जो कंट्रोल था वो कम क्षेत्र पर रह गया था, परंतु पुनः जीवन भ्रामक और सतही था। 1748 में मुगल शाह के मरने के बाद बेईमान सत्ता के भूखे सामंतों के बीच कटु संघर्ष हुए और गृह युद्ध भी छिड़ गया। इतना ही नहीं, उत्तर पश्चिम में सुरक्षा की व्यवस्था कमजोर होने लगी। इसी कारण क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली बार बार आक्रमण से तहस नहस होता रहा। उसका आक्रमण कारण भी क्या हो रहा था, साम्राज्य तहस नहस हो रहा था। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के सबसे काबिल सेनापतियों में से एक था। उसने अपने स्वामी के मरने के बाद अफगानिस्तान में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली। अब्दाली ने 1748 से 1767 के बीच उत्तरी भारत, खासतौर पर दिल्ली और मथुरा पर बार बार आक्रमण और लूटखसुट किया। 1761 में मराठा को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया। इस तरह मराठों की इस महत्वाकांक्षा को बड़ा धक्का लगा। वे मुगल बादशाह के नियंत्रण रखेंगे और देश पर आधिपत्य कायम करेंगे, मगर उसने भारत में कोई भी नया अफगान राज्य कायम नहीं किया। वह और उसके सेना उत्तराधिकारी पंजाब को अपने अधिकार में नहीं रख सके। पंजाब पर जल्दी सिख सरदारों के हाथों में चला गया। नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमणों से मुगल सामंतशाही के आपसी घातक झगड़ों के कारण 1761 में मुगल साम्राज्य का अस्तित्व वस्तुतः एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में समाप्त हो गया। यह केवल दिल्ली का राज्य बनकर रह गया। खुद दिल्ली में रोज दंगे हंगामे नजर आने लगे। महान मुगलों के वंशज अब भारतीय साम्राज्य के संघर्ष का हिस्सा नहीं लेते थे। वो सत्ता के विभिन्न दावेदारों ने पाया कि इसके नाम पर संघर्ष चलाना राजनीतिक दृष्टि से फायदेमंद है। इसने मुगल वंश दिल्ली में नाम मात्र के सिंहासन पर बहुत दिनों तक बना रहा। शाह आलम द्वितीय 1759 में गद्दी पर बैठा। आरंभ के सालों में उसने अपनी राजधानी से दूर एक जगह दूसरी जगह घूमता रहा। उसने अपने ही वजीर से जानकर कहता था। वह काबिल और भरपूर हिम्मत वाला था, मगर साम्राज्य की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसका उद्धार संभव नहीं था। उसने 1764 में बंगाल में मीर कासिम और अवध के सुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों के हार जाने के बाद कई वर्षों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया का प्रेषण वक्ता बनकर रह गया। 1772 में मराठों के संरक्षण ब्रिटिश आश्रय छोड़कर दिल्ली लौटा। अंग्रेज़ों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा किया। तब से लेकर 1857 तक मुगल वंश अंतिम रूप से खत्म हो गया। मुगल बादशाह अंग्रेज़ों के लिए केवल राजनीतिक मोहरा बने रहे। मुगल राजतंत्र 1759 के बाद फौजी ताकत नहीं रहा, इसलिए नहीं भी रहा तो भी वह इसलिए बना रहा क्योंकि भारत की जनता के दिमाग में देश की राजनीतिक एकता के प्रतीक के रूप में उसका बड़ा प्रभाव था। मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण
नतीजा यह हुआ कि इसने ब्रिटिश शासकों के लिए भारतीय विजय का रास्ता आसान कर दिया। भारतीय शक्तियों के बीच कोई भी शक्ति महान मुगलों की विरासत का दावा करने के लिए सामने नहीं है। वे साम्राज्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त ताकतवर थी, मगर एकता के सूत्र में बांधने या उसकी जगह पर कोई नई चीज़ लाने में समर्थ नहीं थी। वे कोई नई व्यवस्था नहीं बना सका जो पश्चिम से आने वाले दुश्मन के सामने टिक सके। उनमें से सबसे उसी ठूठ समाज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती थी जिसके नेता मुगल थे। अब यह उनकी कमजोरियों का शिकार था, जिन्होंने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। दूसरी ओर भारत का दरवाज़ा खटखटा रहे थे यूरोपवासी, जो ऐसे समाज से आए थे जिसने बेहतर आर्थिक व्यवस्था का विकास किया था, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काफ़ी उन्नत था। मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे दुखद बात यह हुई कि उसकी जगह एक विदेशी शक्ति आई, जिसने अपने हितों का ख्याल कर देश के शताब्दियों तक पुराने सामाजिक आर्थिक अर्थव्यवस्था राजनीतिक ढांचे की जगह एक औपचारिक ढांचा स्थापित कर दिया। भारतीय राज्य और समाज। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, पतन की ओर बढ़ने लगा। साथ साथ स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां सिर उठाने लगी, अपना दबाव बढ़ाने लगी। 7वीं शताब्दी के अंत में उसके बाद राजनीतिक जबरदस्त परिवर्तन हुआ। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य और राजनीतिक व्यवस्था के खंडहर पर एक बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र शक्तियाँ उठ खड़ी हुई। बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, राजशाही भारत पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए अंग्रेजों को इन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी थी। इनमें से कुछ राज्यों को उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जा सकता है, जैसे अवध और हैदराबाद। मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने पर मुगल प्रांतों के गवर्नरों के स्वतंत्र होने का दावा करने से इन राज्यों का जन्म हुआ। दूसरी ओर क्या हो, मराठा, अफगान, जाट, पंजाब जैसे राज्यों का जन्म मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदारों, जमींदारों, किसानों के विद्रोह के कारण हुआ। न केवल दो तरह के राज्यों की राजनीति कुछ हद तक भिन्न होती थी, बल्कि इन सब में आपस में स्थानीय परिस्थितियों के कारण भी अंतर था। फिर भी इनमें कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं थी। मोटे तौर पर इन सभी का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा तकरीबन एक सा ही था, लेकिन एक तीसरा क्षेत्र भी था जिसे दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व के समुद्री किनारों के इलाके व उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में शामिल थे। इनमें से किसी भी रूप में मुगल प्रभाव नहीं पहुंच सका। यहाँ पे क्या था, जो उत्तर पश्चिम था ना, जो दक्षिण पश्चिम था और दक्षिण पूर्व, वहाँ पे कोई भी मुगल प्रभाव नहीं था। मुगल सम्राट की नाम मात्र की सर्वोच्चता स्वीकार कर उसके प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृति प्राप्त कर 18वीं शताब्दी के सभी राज्य शासकों ने अपने पद को वैधता प्रदान करने की कोशिश की। बहरहाल इनमें से सभी ने मुगल शासन के तौर तरीके और उसकी पद्धति को अपनाया। पहले समूह में आने वाले राज्यों ने उत्तराधिकार के रूप में कार्यविधि, मुगल प्रशासनिक ढांचा और संस्थाओं को प्राप्त किया था। दूसरे में इनमें अलग अलग मात्रा में थोड़ा सा परिवर्तन करके इस ढांचे और इन संस्थाओं को अपनाया था, जिनमें मुगल शासकों की राजस्व व्यवस्था भी शामिल थी। इन शासकों में शांति व्यवस्था बहाल की, व्यवहारिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। निचले स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों, छोटे छोटे सरदारों, जमींदारों की ताकतें कम की गई। इस काम में इन सबको अलग अलग मात्रा में सफलता मिली। किसानों के अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण के लोग ऊपर के अधिकारियों के झगड़ते रहते थे। कभी कभी सत्ता और संरक्षण के स्थानीय केंद्र कायम करने पर लोग सफल भी होते जाते थे। उन्होंने उन स्थानीय जमींदारों और शासकों से भी समझौता कर लिया तथा उनको अपने साथ किया और शांति और व्यवस्था जो चाहते थे। आमतौर पर कहा जाए तो अधिकांश राज्यों ने राजनीतिक अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो गया। सरदारों, जागीरदारों, जमींदारों, इसके कारण राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से लाभ मिला। इन राज्यों की राजनीतिक लगातार गैर सांप्रदायिक था या धर्मनिरपेक्ष बनी रही, क्योंकि इन राज्यों में शासकों को आर्थिक और राजनीतिक प्रेरक शक्ति समान थी। सार्वजनिक स्थानों की नियुक्तियां, सेना में भर्ती तथा नागरिक सेवाओं में यह
धार्मिक या शासक धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं बरतते थे। जब लोग किसी सत्ता या अथवा शासन के विरुद्ध विद्रोह करते थे तो इस बात पर विचार नहीं करते थे कि उनके शासक का धर्म क्या है। इस बात का कोई आधार नहीं मिलता कि क्या धर्म के हिसाब से कोई भी आधार नहीं मिलता। मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन के बाद में विभिन्न शासकों में कानून और व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी हुई। चारों ओर अराजकता फैल गई। वास्तविकता तो यह है कि 18वीं शताब्दी में प्रशासन और अर्थव्यवस्था में जो भी अर्थव्यवस्था विद्वान थी वह भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप और ब्रिटेन द्वारा चलाए जाए विजय अभियानों का परिणाम थी। हाँ, यह बात सही है कि 17वीं शताब्दी में जो आर्थिक संकट शुरू हुए इनमें से कोई भी राज्य उसे रोकने में सफल नहीं हो पाया। इनमें से सभी राज्यों पर मूल पर कर उगाने वाले राज्य बने रहे। जमींदारों और जागीरदारों की संख्या और राजनीतिक ताकत में लगातार वृद्धि होती रही। कृषि से होने वाले आमदनी के लिए लगातार आपस में झगड़ते रहे। इसके साथ साथ किसानों की हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई। जहां इन राज्यों ने आंतरिक व्यापार को ठप नहीं होने दिया बल्कि विदेशों से व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश भी की, लेकिन अपने राज्यों के आधारभूत औद्योगिक और वाणिज्य ढांचों को आधुनिक रूप देने के लिए इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इससे यह बात साफ होती है कि आपस में क्यों नहीं संगठित हो सके। विदेशी आक्रमणकारियों को विफल करने में उनकी क्यों सफलता हासिल नहीं की। अब हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में अपन पढ़ेंगे। निज़ाम उल मुल्क असफ शाह आसफ शाह ने 1724 में हैदराबाद की स्थापना की। औरंगजेब के समय नवाबों में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। सैयद बंधु को गद्दी से हटाने में उसकी अहम भूमिका थी। उसको दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ। दक्कन का क्या बना? वायसराय। 1720 से 1722 के बीच में दक्कन में उसने अपनी स्थिति सुधारने की। 1722 से 24 तक साम्राज्य का वजीर रहा, मगर वो जल्दी वजीर के काम से तंग आ गया क्योंकि बादशाह मोहम्मद शाह के प्रशासन सुधार में काफ़ी में लाने की उसकी कोशिशें नाकामयाब रही। इसलिए उसने दक्कन वापस जाने का फैसला किया, जहां वह सही सलामत अपना आधिपत्य बनाए रख सकता था। यहाँ उसने हैदराबाद राज्य की नींव रखी, जिस पर उसने कठोरतापूर्वक शासन किया। उसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता का खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर उसके व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया। दिल्ली की केंद्रीय सरकार से बिना पूछे लड़ाइयाँ लड़ी, सुलह किले, खिताब बांटे, जागीर और ओहदे किए। हिंदू के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। उदाहरण के लिए उसने एक हिंदू पूरणमल उसका दीवान था। उसने दक्कन में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाकर सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित कर अपनी सत्ता को मजबूत बनाया। उसने बड़े उपद्रवी जमींदारों को अपनी सत्ता मानने के लिए मजबूर किया। शक्तिशाली मराठाओं को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। उसने स्वराज व्यवस्था का भ्रष्टाचार से मुक्त रखने की भी कोशिश की, मगर 1748 में उसके मरने के बाद हैदराबाद उन्हीं विघटनकारी शक्तियों का शिकार हो गया जो दिल्ली में सक्रिय थे। कर्नाटक मुगल दक्कन का सूबा था। कर्नाटक मुगल दक्कन का सूबा था। वह हैदराबाद के निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता था, मगर व्यवहार में जिसने